Good morning everyone, dear fourth year BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिकल पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, आपके उसी यूनिट को कंटिन्यूस लेते हैं। स्टैटिस्टिकल पार्ट 1 के अंदर हमने स्टैटिस्टिक, उसके इम्पोर्टेंस, यूज़, पर्पस, बायोस्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल पार्ट 2 के अंदर हमने स्टैटिस्टिकल डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा के बारे में स्टडी किया था और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योग्राफिकल। मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड कहाँ से आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको कहना चाहूँगा, इस टॉपिक को समझ के पढ़ के कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, राइट। सिंपल से सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। बस मेरी कुछ लाइनों पे आपको गौर करना है, फोकस करना है, बिना डरे हुए मेरी बातों को सुनना है। तो यहाँ पर सीधी सी मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि सपोज़ करो कि मैं आपका रिसर्च गाइड हूँ और आप रिसर्च करते हो। मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक ऐसा डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए लाइफ स्टाइल बनाइए, राइट, कि आप एक ऐसी लाइफ स्टाइल बनाइए कि आप डायबिटीज़ वालों को शुगर कंट्रोल या ग्लूकोज कंट्रोल की टेक्निक से सिखा के आओ कि उनको बेनिफिट मिले, राइट। तो आप क्या करोगे, डायबिटीज़ से बचने के लिए या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, राइट, क्या क्या लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाओगे 100 क्वेश्चन, राइट। उदाहरण के लिए आप 100 क्वेश्चन बना लेते हो या 25 क्वेश्चन बना लेते हो। समझो उदाहरण के लिए आपने 25 क्वेश्चन बना लिए। आपने कंटेंट बनाया, आपने मैटर बनाया, आपने ये मैटर बनाया कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को क्या क्या लाइफ स्टाइल सिखानी है। पॉइंट वाइज पॉइंट आपने पूरा मैटर बनाया और उस मैटर को अपन कहते हैं इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल। का मतलब ये है कि आप कुछ नोट्स बनाओगे कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कैसे रहना चाहिए, दिशा निर्देश बनाओगे पेशेंट के लिए। वो दिशा निर्देश आप मरीजों को बांटने के लिए जा रहे हो, राइट। लेकिन मरीजों को बांटने से पहले आप मरीजों को ये कहते हो कि यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। आप जो कंटेंट उनको देने जा रहे हो उस कंटेंट में से ही आप 25 क्वेश्चन पहले आप पूछ लो, राइट। उस कंटेंट्स में से आप 25 क्वेश्चन बनाओ और उन पेशेंट को पूछ लेते हो। तो उनका जो स्कोरिंग जो रहता है वो 25 में से शायद 8 राइट करें या 6 राइट करें या 10 राइट करें। लेकिन जैसे ही आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो लोग पढ़ते हैं और उसके बाद 7-1 दिन बाद फिर आप उनसे पूछने जाओ सेम वही वाले 25 क्वेश्चन, तो उनका नॉलेज स्कोर बढ़ जाता है, राइट। तो नॉलेज स्कोर को आप चेक कर रहे हो। आप क्या चेक कर रहे हो, नॉलेज स्कोर को चेक कर रहे हो। नॉलेज स्कोर कितना बढ़ा, लेकिन ये नॉलेज स्कोर किसकी वजह से बढ़ा। ये नॉलेज स्कोर बढ़ा आपके द्वारा बनाए गए सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल के द्वारा, आपके द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश, राइट। वो जो आपने पेपर उसको बांटा था, उस पेपर के कारण से उसका पेशेंट का नॉलेज जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया है, राइट। तो यदि पेशेंट का नॉलेज ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव हो जाता है, इसका मतलब आपने जो कंटेंट बनाया था वो बहुत अच्छा बनाया था, पेशेंट को अच्छे से समझ में आया और उसका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ गया, समझ में आ गया। तो आपने यदि कंटेंट अच्छा नहीं बनाया है तो पेशेंट का स्कोर भी ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, जो पेशेंट ने ज़्यादा स्कोर लिया, राइट, और पहले का जो उसका स्कोर था उसमें यदि डिफरेंस ज़्यादा आता है, इसका मतलब आपके द्वारा बनाया गया जो दिशा निर्देश था, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल था, वो पेशेंट के नॉलेज पर इफ़ेक्टिव रहा, पेशेंट के नॉलेज पर इफ़ेक्टिव रहा, पेशेंट के नॉलेज पर। तो पेशेंट का कौन सी चीज़ का नॉलेज, डायबिटीज़ से बचने के लिए जो पेशेंट का नॉलेज था, उस नॉलेज पर आपके द्वारा बनाया गया दिशा निर्देश जो है वो इफ़ेक्टिव रहा। आपने दिशा निर्देश दिए तो पेशेंट का नॉलेज बढ़ गया, समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये हो गया एक्सपेरिमेंटल स्टडी। लेकिन होता क्या है कि इस स्टडी के अंदर हम जो डेटा रहते हैं उस डेटा को कहीं ना कहीं हमको अरेंज करना पड़ता है, उस डेटा को हमको अरेंज करना पड़ता है। चाहे वो हम
टेबल बना के प्रेजेंट करें या ग्राफ बना के प्रेजेंट करें, तो उस तरह से हम जो प्रेजेंट करते हैं उसके क्या क्या मेथड है। तो यहाँ पर 2 मेथड रहते हैं, टेबुलेशन और ड्राइंग मेथड। ठीक है, टेबल बनाना या ड्रॉ करके बनाना। तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप यदि कोई पर्सन के पास स्टडी करने जाते हो, वहाँ पे आपने पाया, क्या पाया कि सर मैंने 100 लोगों पे स्टडी किया, राइट। अब उन 100 लोगों के पर्सनल फैक्टर भी ऐसे हो सकते हैं जो आपकी स्टडी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, राइट। यूथ, यंग एज वाले जो दिशा निर्देश को पढ़ सकते हैं उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जेंडर जो है, जेंडर भी अफेक्ट करता है कि वो आपके दिशा निर्देश को कितना अच्छे से पढ़ सकें। कौन सी कास्ट है या कैसी लाइफ स्टाइल है, वो भी कौन से बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, सब फैक्टर क्या है जो आपके दिशा निर्देश आपके द्वारा जो दिया गया है उसको कितना अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन में कितना आंसर, कितना स्कोर का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहले कम नॉलेज था और कितना अच्छे से पढ़ के उसके स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर या नॉलेज बढ़ा सकते हैं, राइट। ये सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंडेड रहते हैं। तो आपको इन फैक्टर्स को अपन कहते हैं सोशियो डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स। इन फैक्टर्स को क्या कहते हैं, सोशियो डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको 100 की जो पॉपुलेशन रहती है, उस 100 की पॉपुलेशन के अंदर सोशियो डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स से रिलेटेड भी आंकड़े आपको लेने होते हैं। जैसे कि 20 से 22 साल वाले, 22 से 24 साल वाले और 24 से 26 साल वाले। तो 20 से 22 साल वाले लोग कितने थे, आप उतनी बार यहाँ फ्रीक्वेंसी देते हो। 22 से 24 साल वाले कितने थे या 24 से 26 वाले कितने लोग थे। तो आपने ये क्या किया, फ्रीक्वेंसी बनाई, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया। समझ में आ गया। इस तरह से यदि आप अपनी कोई और दूसरी स्टडी है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो या प्रेजेंट करते हो, तो उसको प्रेजेंट करने से पहले आप ये बताते हो। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके जो पेशेंट हैं, 100 जने जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, उनके पास मैं जाता हूँ और मैं सारी रिसर्च करके आ जाता हूँ। और मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि मेरे पास 100 की पॉपुलेशन थी जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस वाली पॉपुलेशन थी। आप कहोगे कि ठीक है सर, हमको समझ में आ गया, आगे बोलो। फिर मैं बोलूँगा कि हमारे पास जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर इतने % जो लोग थे वो इलिटरेट थे, राइट, या रूरल एरिया से थे, इतने लोग थे वो अर्बन एरिया से थे, राइट, या इतने % जो है वो हमारे अर्बन एरिया से थे या सिटी एरिया से थे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, राइट, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। ये भी क्या एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि आप एक टेबल बना लेते हो, राइट, टेबल बना लेते हो और वहाँ पे लिखते हो कि अब ये जैसे एज का तो मैंने बताया ही था, दूसरा मैरिटल स्टेटस का बता देता हूँ। मैरिड, अनमैरिड, विडो। मैरिड, अनमैरिड, विडो 3 कैटेगरी आती है इसमें। या तो मैरिज हुई होगी या नहीं हुई होगी, या फिर हो गई है लेकिन डिवोर्स हो गया, विडो हो गया सॉरी, या डिवोर्स्ड। ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि आपने पहले पॉपुलेशन को पूछा आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है या डिवोर्स्ड है। उसने कहा कि सर मैं मैरिड हूँ। दूसरे पॉपुलेशन को, दूसरे मेंबर को पूछा, उसने कहा कि सर मैं अनमैरिड हूँ। तीसरे मेंबर को पूछा, उसने कहा कि मैं विडो हूँ, शादी हो गई थी लेकिन हस्बैंड की डेथ हो गई। चौथे मेंबर को पूछा, उसने कहा कि मैंने डिवोर्स ले लिया। पाँचवें को फिर पूछा, उसने कहा कि मैं मैरिड हूँ। छठे को पूछा, उसने कहा मैं भी मैरिड हूँ, डिवोर्स नहीं लिया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैरिड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, या अनमैरिड की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, विडो की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है और डिवोर्स्ड की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। यदि अपन को इसी फ्रीक्वेंसी को यदि अपन वापस जोड़े तो जो अपनी पॉपुलेशन थी टोटल, वो पॉपुलेशन आ जाती है। तो पॉपुलेशन का अपन ने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये
यही चीज़ क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैटिस्टिक के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन इस तरह से आपको समझ सकते हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि एक टेबल में बता रखा है कि आपको जो पॉपुलेशन दी गई थी उसमें 25 साल वाले जो हैं उसमें मेल कितनी थी, फीमेल कितनी थी, तो 4 थे। मेल कितने थे, 5 थे। टोटल 25 साल वाले कितने लोग हैं, 20 साल वाले कितने हैं, तो टोटल 9 लोग थे। ठीक है। फिर आपने 14 लोग ऐसे पाए जिनकी उम्र क्या थी, 30 साल। तो 30 साल वालों की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 14, जिसके अंदर फीमेल की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5, मेल की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 9। फिर 40 साल वालों की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 40 साल वाले 4 लोग ही थे, जिसके अंदर चारों मेल ही थे, फीमेल 0 थी। तो आप ये क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, टेबल का यूज़ कर रहे हो, राइट, टेबल का यूज़ कर रहे हो। मैंने आपको मेरी स्टडी के अंदर ये बना के बताया था, तो ये पाई डायग्राम हो गया, पाई ग्राफ। वृत्ताकार होता है और वृत्त के लिए अपन पाई आर स्क्वायर, 2πr² वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पाई के फार्मूला से और परसेंटेज और पाई के फार्मूला से अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कितने परसेंट 20 साल वाले हैं, कितने परसेंट 40 साल वाले हैं, कितने परसेंट 30 साल वाले हैं। समझ में आ रहा है, ये सारा अपन यहाँ पे देखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसके लिए टेबुलेशन किस तरह से अपन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा क्या होता है। डेटा को डिस्क्रिप्शन करने के लिए 4 मेथड होते हैं या 4 तरीके होते हैं डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आप ऐसा बताते हो कि सर हमने 100 जनों पे स्टडी किया, जिसके अंदर इतने मुस्लिम थे, इतने हिंदू थे, इतने सिख थे, या फिर इतने स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के थे, इतने फोर्थ ईयर के थे, इतने सेकेंड ईयर के थे। इस तरह से आप जो फ्रीक्वेंसी बता रहे हो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है इसके अंदर मीन, मोड, मीडियन आते हैं। मीन, मोड और मीडियन, मीन, मोड और मीडियन, ये सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो चीज़ बताता हूँ। तो सपोज करो आपके पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ डेटा हैं, राइट, कुछ डेटा है आपके पास। इन डेटाओं में से, इन डेटाओं के कैलकुलेशन से एक ऐसा आंकड़ा निकालना, इन डेटाओं के कैलकुलेशन से एक ऐसा, माना वो आंकड़ा x निकाला मैंने, राइट, वो आंकड़ा क्या निकाला, x निकाला। अब वो x ऐसा है जो सब से कुछ न कुछ रिलेशन रखता है, सबका इफेक्ट उस आंकड़े के अंदर आता है। वो एक तरह से सेंट्रल आंकड़ा कहलाता है, सेंट्रल डेटा कहलाता है, और इसी को अपन सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इस तरह के डेटा को सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मैं मीन की बात करूँ, राइट, मैं किसकी बात करूँ, मीन की बात करूँ, तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 के बीच में थोड़ा इसको मैं इजी कर लेता हूँ। 4 आंकड़े हैं, उदाहरण के लिए मेरे पास 4 आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4। अब मैं इसमें से एक ऐसा आंकड़ा निकालता हूँ जो चारों के कैलकुलेशन से आता है। उदाहरण के लिए चारों को मैंने कैलकुलेट किया, कितना हुआ, 7 + 3 10, टोटल ये 10 हुआ। 10 में मैं 4 का डिवीजन करूँगा तो 2.5, 2.5 जो है ये इसका क्या है, मीन है, औसत है, एवरेज है। लेकिन ये 2.5 का है, यहाँ आता है बीच में, राइट। तो ये बीच का एक ऐसा आंकड़ा है जो दोनों तरफ से इक्वल रिलेशन, इक्वल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये एसोसिएशन रखता है, राइट। तो इसी तरह के आंकड़े को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सेंट्रल टेंडेंसी का एक एग्जांपल तो मीन हो गया, दूसरा मीडियन, मीडियन भी इसी तरह का आंकड़ा है, और तीसरा मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तीनों क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब अपन सेंट्रल टेंडेंसी की क्लासें लेंगे, जो प्रैक्टिकल किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, उसमें आप इन मीन, मोड, मीडियन के कैलकुलेशन को और ज़्यादा डिटेल में समझ जाओगे। थर्ड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन और इस तरह के आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे तब समझेंगे, और स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर, तो ये भी एक तरह से मेथड है।
तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको यदि पूछा जाए कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा क्या होता है तो 4 एग्जाम्पल, हालांकि ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है पर आपके जो यूनिट के अंदर दे रखा है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है या डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा क्या है, तो वो यही चीज़ है, ये सारी चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये है कुछ क्वेश्चन जो बनने लायक क्वेश्चन है, वो है डिफाइन द मीन, डिफाइन द मोड, डिफाइन द मीडियन। राइट, डिफाइन मीन, मोड एंड मीडियन। राइट, तो इन चीज़ों को अपन समझेंगे और किस तरह से डिफाइन करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा, लेकिन उस क्लास का नाम भी क्या रहेगा, ये इसी क्लास को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। राइट, डिफाइन द मीन, डिफाइन द मोड और डिफाइन द मीडियन, ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो इसी स्लाइड के साथ अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो ओपन रहेगा, इसी को कंटिन्यू करना है। तो वो मैं स्टैटिस्टिकल पार्ट 4 के नाम से आपको नोटिफाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।